सो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, कल हमने फार्मूला डिराइव किया था। फार्मूला हमने क्यूबिकल कंटेनर के लिए डिराइव किया था, है ना। बट किसी भी शेप के कंटेनर के लिए ये फार्मूला वैलिड है। मान लो यहाँ पे कोई गैसेस भरी हुई है इस कंटेनर के अंदर, तो जो गैस है वो कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, या जो सराउंडिंग एयर है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, है ना, किसी बॉडी पे। तो दिस इज जो फार्मूला आ रहा है यहाँ पे गैस के प्रेशर का, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पी। कहीं पर भी आप देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो फार्मूला क्या निकल के आया था हमारे पास में प्रेशर का? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस विल बी गिवन बाय 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। और इस फार्मूले को आप और डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म पे भी लिख सकते हो। फार्मूला डेरिवेशन क्यूबिकल कंटेनर के लिए किए थे हमने, बट ये किसी भी शेप के कंटेनर के लिए चलेगा। एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज 1/3 टोटल मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वी आर एम एस स्क्वायर, जहां पे वी क्या है इसका? वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस, या वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ठीक है। और इस फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्मॉल m इंटू एन अपॉन वी इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। तो फार्मूला आप ये तीन तरह से लिख सकते हो, 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, 1/3 टोटल मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। सपोज इसके अंदर n एटम्स हैं, तो टोटल मास ऑफ गैस इज स्मॉल m इंटू n, ये टोटल मास ऑफ गैस है। एंड व्हाट इज रो हियर? रो इज डेंसिटी ऑफ गैस, मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। अभी ये बताओ, इस रूम में जो गैस है वो इस पेन पे कितना प्रेशर लगा रही है? कौन सा फार्मूला लिखोगे, है ना? या फिर आप जहां पे बैठे हो, या मेरी बॉडी पे गैस का प्रेशर कितना, आप कैसे लिखोगे भाई मेरी बॉडी पे गैस का प्रेशर कितना है? या इस व्हाइट बोर्ड पे गैस के जो आइडियल गैस, मान लो इसमें कोलाइड आइडियल गैस है यहाँ पे, इस व्हाइट बोर्ड पे गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? आप ये फार्मूला लिखोगे कि ये लिखोगे कि ये लिखोगे? कौन सा लिखोगे? कौन सा सुटेबल है? डेंसिटी वाला। डेंसिटी वाला सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पे बाहर कितना मास है, कितना वॉल्यूम, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन डेंसिटी कितनी ये जरूर पता हमें। तो कौन सा फार्मूला ज्यादा यूजफुल रहेगा इसके लिए? डेंसिटी वाला फार्मूला ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो जैसे सेकंड वाला क्यों नहीं? क्या बेटा? सेकंड वाला क्यों नहीं? सेकंड वाले में मास आ रहा है ना भाई, यहाँ पे इस रूम में गैस का कितना मास है ये पता हमें क्या? नहीं नहीं नहीं, है ना। वॉल्यूम भी नहीं पता, लेकिन डेंसिटी जरूर पता है कि इस रूम में गैस की डेंसिटी कितनी है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बॉडी हमने ली है ना, ये, और इस पे जो सराउंडिंग एयर है, ये सराउंडिंग एयर पार्टिकल लिया मैंने यहाँ पे, आइडियल गैस मान लिया। तो ये जो सराउंडिंग एयर है इस पे कितना प्रेशर लगा रही यहाँ पे, है ना, कितना प्रेशर आ रहा, दैट प्रेशर विल बी गिवन बाय 1/3 रो इनटू वी आर एम एस स्क्वायर। इस पे आप वॉल्यूम वाला और मास वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा ये फार्मूला लिख लेंगे इस पे। समझ गया कि नहीं? डेंसिटी वाला टर्म आप इसमें यूज कर लोगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? ये इस बॉक्स पे जो प्रेशर आ रहा, बाहर से भी प्रेशर कितना, आप कौन सा फार्मूला लिख दोगे? 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। और अगर मैं इसको खोल दूं यहाँ पे, तो इसके अंदर भी जो प्रेशर है वो कितना है? प्रेशर का फार्मूला कितना आएगा? 1/3 इंटू वी आर एम एस स्क्वायर के इक्वल आएगा। समझ गए? इसको बंद कर देता हूँ मैं। अभी भी प्रेशर कितना रहेगा, क्योंकि बाहर की डेंसिटी और इधर की डेंसिटी सेम ही है अभी, तो प्रेशर उतना ही आएगा यहाँ पे, है ना। टेम्परेचर भी उतनी है। तो फार्मूला कितना लिखोगे आप? 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर वाला फार्मूला आप यूज करोगे। लेकिन कंटेनर के अंदर आप ये भी यूज कर सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, या स्मॉल m इंटू एन अपॉन वी वाला भी यूज कर सकते हो। लेकिन बाहर के लिए जो कैलकुलेशन है उसमें आप ये मास और
ये वाला टर्म और ये आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये हो गया प्रेशर के लिए। अब हम कैलकुलेशन में आएंगे आरएमएस वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए, है ना। आरएमएस स्पीड या आरएमएस वेलोसिटी की हम जो बात कर रहे हैं ना, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो आरएमएस स्पीड के कैलकुलेशन में प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ये फार्मूला हमने कल डिराइव किया था। तो ये जो फार्मूला है क्यूबिकल कंटेनर के लिए डिराइव किया था, बट ये किसी भी शेप के कंटेनर के लिए वैलिड है। ठीक है, किसी भी शेप के कंटेनर के लिए वैलिड रहेगा। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। Now this is page number 2. अब हम आते हैं इसमें आरएमएस स्पीड। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, बस लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। आरएमएस स्पीड ऑफ गैस। ठीक है, देखो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस, इसको हम प्रेशर से ही डिराइव करेंगे या प्रेशर की इक्वेशन से ही हम ये कैलकुलेट करेंगे आरएमएस स्पीड को। फार्मूला क्या है हमारे पास में? प्रेशर ऑफ गैस will be given by 1/3 रो into V RMS square, या फिर टोटल मास अपॉन वॉल्यूम 1/3 into मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, into V RMS speed का स्क्वायर। सो RMS speed will be given by, देखो यहाँ पे ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 3p डिवाइडेड बाय रो, एक फार्मूला। दूसरा ये बन जाएगा यहीं पर से, इट इज 3 टाइम्स pv अपॉन मास, टोटल मास ऑफ गैस। तो ये आरएमएस स्पीड का एक फार्मूला ये हो गया, 3 टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी या 3 टाइम्स pv अपॉन m। और अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें यहाँ पे, तो सिंस pv इक्वल्स टू nRT होता है ना, pv इज इक्वल्स टू nRT। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो nRT को, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिस इज नंबर ऑफ मोल इनटू RT। और pv इक्वल्स टू nRT को n kVT के फॉर्म पे लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो देयरफॉर V RMS स्पीड कैन बी रिटन एज, ये वाले फार्मूले को रिप्लेस कर रहे हैं हम, 3 pv की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, nRT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास अपॉन m। तो m से ये m टर्म आपका कैंसिल हो गया एंड इट इज रिड्यूस्ड टू 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सर एक और बार बताइए ना, आपने कैलकुलेशन कैसे किया नीचे का? pv इक्वल्स टू nRT होता है। यस pv इक्वल्स टू nRT। नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हो अपन, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल को। यस सर। तो ये जो इक्वेशन थी ना 3pv अपॉन m, तो यहाँ पे pv की जगह पे क्या पुट कर दो, m अपॉन m नॉट इनटू RT। और ये वाला तो है ही यहाँ पे m, तो ये m से m कट गया तुम्हारा, कितना बच रहा है, 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ओके सर। ओके। सो VRMS स्पीड विल बी गिवन बाय, डायरेक्ट अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इट इज 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये आरएमएस स्पीड आ गई। देखो आरएमएस स्पीड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ गैस, और दूसरा कौन सा फैक्टर आ गया, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है। अब इस फार्मूले को और आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंस गैस कांस्टेंट इज Na into Kb। व्हाट इज Kb हियर? Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, है ना, 6.023 10 to the power 23 पर मोल। तो
इसको हम ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्लेस कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज स्मॉल m into n होता है। So RMS speed can also be written as under root 3RT upon molecular mass 3 Na kb upon T और molecular mass को small m into Na लिख सकते हैं हम। This is Na। तो Na और Na कैंसिल हो गया तो एक और फार्मूला आपका बन गया RMS स्पीड का। It is 3 kBT divided by small m। तो इस फार्मूले को RMS स्पीड के फार्मूले को आप देखो कितने सारे तरीके से लिख सकते हैं, है ना? कितने सारे तरीके आ गए RMS स्पीड लिखने के। एक तो ये हो गया आपका प्रेशर और डेंसिटी के टर्म पे, दिस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। फिर ये एक फार्मूला हो गया जिसमें टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास के टर्म पे आपने लिखा। एक फार्मूला ये हो गया, इसमें भी टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास नहीं है यहाँ पे क्या यूज किया हमने, मास ऑफ सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ गए? तो आरएमएस स्पीड को हमने देखो किस तरह से लिखा है, यहाँ पे कितने तरह से लिख सकते हैं, है ना? डिफरेंट लास्ट थर्ड स्टेप नहीं समझे वाला उसके R की ऊपर वैल्यू नहीं और उसके नीचे का। सुन, R की वैल्यू Na into kb होता है और मॉलिक्यूलर मास का मतलब कल बताया था ना मैंने क्या परसों, मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एक एटम का मास में एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है आपका। तो ये 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास में R की वैल्यू Na into kb लिख दो, है ना? और मॉलिक्यूलर मास को स्मॉल m into Na। तो Na और ये Na कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 kBT अपॉन m बचेगा। समझ गया? ओके ओके। तो ये देखो आपने आरएमएस स्पीड के कितने फार्मूले लिख लिए, तो ये सभी हैं आरएमएस स्पीड के फार्मूले, और एक से ही आपने सभी को निकाल लिया। तो अगर आप ये ध्यान है तो आप आरएमएस स्पीड बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल काम नहीं है। प्रेशर का फार्मूला याद है, उसी से हमने लिख दिया यहाँ पे। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसको कैसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द आरएमएस स्पीड। तो कौन कौन से फैक्टर पे आरएमएस स्पीड डिपेंड करती है, जरा बताओ यहाँ पे कौन से फैक्टर पे? टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आरएमएस स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब नेचर ऑफ गैस की बात कर लें। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, इनके लिए मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होते हैं। तो अगर हम सेम टेम्परेचर भी ले लें तो अलग अलग गैस के लिए जो आरएमएस स्पीड आएगी वो डिफरेंट आएगी, है ना? सेम टेम्परेचर अगर हम ले लें तो अलग अलग गैसेस के लिए जो स्पीड आएगी आरएमएस स्पीड वो अलग अलग आएगी। नेचर ऑफ गैस पे भी इसकी डिपेंडेंसी आ रही है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। यस स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो। सर रिपीट कर दो ना, क्या बेटा? वो न्यूमेरिकल रिपीट कर दो। अच्छा, ये रिपीट करूं? न्यूमेरिकल नहीं है ना, ये तो आरएमएस स्पीड को लिखने का तरीके हैं, हमने बहुत सारे तरीके बन गए। सर फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होंगी ना? हाँ होती ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 into 10 to the power -23 जूल केल्विन होते, जूल पर केल्विन। इससे निकाल सकते हो ना आर की वैल्यू कितना है, Na into kV के बराबर है ना, इससे भी समझ सकते हो आर की वैल्यू कितनी होती है गैस कांस्टेंट की वैल्यू। सर 0.08 है 0.08 नहीं, 8 गैस कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम पे कहाँ लिखी है? 8.130 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है? तो इसी से तुम्हारे केवी की वैल्यू भी निकल जाएगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हेलो, और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ रहा है केवी 1.38
10 to the power -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखोगे। तो फार्मूला ऐसा कुछ नहीं, बहुत मुश्किल काम नहीं। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इनटू वीआरएमएस स्पीड का स्क्वायर है, उसको रीअरेंज कर दो तो वीआरएमएस स्पीड किसके बराबर आ गया, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3p अपॉन रो है ना, और ये वाले फार्मूले से देखो 3p भी अपॉन m, तो रूट लग गया तो ये आरएमएस स्पीड निकल गया। अब हमने ये पढ़ा कि pv इक्वल्स टू nRT होता है, तो नंबर ऑफ मोल को आप रिप्लेस कर सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से इनटू RT है ना। तो ये वाले फार्मूले में फिर से 3 pv की जगह पे क्या लिख दोगे, nRT लिख दोगे अपॉन सॉरी पीवी की जगह में mRT अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास, तो मास से मास वाला टर्म कट गया, ये फार्मूला इसमें रिड्यूस हो गया। ये देखो जो इस यहाँ पे लिखा हूं मैंने। सर हाँ सर इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करवाइए ना। हाँ करवाऊंगा ना, अभी रुको ना, क्वेश्चन करने वाले हैं पर अभी समझ गए कि नहीं। तो जो आरएमएस स्पीड है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है, टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ गैस पे, दोनों पे इसकी डिपेंडेंसी है, तो कांस्टेंट टर्म। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते स्क्रीनशॉट लो। टेकन अभी मैंने दो टाइप की स्पीड और आप लोगों को बताया था, एक एवरेज स्पीड और एक कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना। एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी मैंने आप लोगों को बताया था। सो दिस इज पेज नंबर 3। अभी एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बताया था, तो उसको भी देख लो पहले, यहाँ पे आप इसको नोट में ले लो। ठीक है, नोट में सबसे पहले हम देख ले रहे हैं यहाँ पे आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 3 टाइप की स्पीड है ना, ध्यान देना। जो आरएमएस स्पीड है इट इज गिवन बाय 3 फार्मूले अपन ने देखे, 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर 3kBT डिवाइडेड बाय स्मॉल m, या फिर इट इज 3 टाइम्स P अपॉन रो है ना। ये 3 फार्मूले हो गए आरएमएस स्पीड के। इनके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है एवरेज स्पीड के लिए, ये सिलेबस में नहीं इनका प्रूफ, बस ध्यान रखना। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 8RT अपॉन पाई इंटू मॉलिक्यूलर मास, या फिर इट इज 8kBT अपॉन पाई इंटू स्मॉल m, या फिर 8 टाइम्स प्रेशर अपॉन पाई इंटू रो। दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड बट विदाउट प्रूफ। प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिलेबस में प्रूफ नहीं है, आपको फार्मूला बस ध्यान में रखना है। ठीक है, एवरेज आरएमएस स्पीड का प्रूफ है तो वो मैंने किया, वहां पे डिराइव भी किया हमने उसको, बट इनका प्रूफ नहीं है। ऐसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड v इंटू mp, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पे इट इज 2RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर इट इज 2 टाइम्स kBT अपॉन स्मॉल m, या फिर इट इज 2 टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो ये 3 टाइप के स्पीड के बारे में सर डिस्कस। प्रोबेबल का मीनिंग मोस्ट प्रोबेबल बताया था ना, जो सबसे ज्यादा स्पीड जो मॉलिक्यूल की होती है, जो कॉमन स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उस स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। जैसे इस रूम में बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल हैं, सभी की स्पीड एक जैसी नहीं है ना, सभी की स्पीड एक जैसी नहीं है, लेकिन कुछ स्पीड ऐसी एकदम कॉमन वाली हैं। जैसे इस रूम में जो गैस के एटम है, किसी की स्पीड 8 है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की कुछ ऐसी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 9.5 से लेके 10.5 तक बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल की स्पीड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर।
यस सर। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल मतलब जो कॉमन स्पीड है सभी की। जैसे अगर हम अपने इंडिया में अगर हम हाइट की बात करें, जैसे जो है ना जो इंडियंस हैं उनकी जो एवरेज हाइट है लगभग लगभग हम 5 फीट 6 इंच या 7 इंच अपन बोल दें, तो ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल है यहाँ पे अपने इंडियन हाइट। किसी की एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होगी या किसी की एक्सेप्शनली क्या होगी, कम होगी, बट ये मोस्ट प्रोबेबल वाली रेंज है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर यानी एवरेज। नहीं, एवरेज नहीं, मोस्ट प्रोबेबल। एवरेज तो अलग हो गया ना बेटा, एवरेज मतलब सबकी स्पीड को सम करो और डिवाइड कर दो। जैसे ये डेटा मैं लिख रहा हूँ, इसमें मोस्ट प्रोबेबल डेटा कैसा, मान लो मैं रैंडमली कोई डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, 5 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 10 लिखा, 11 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 10 लिखा। Which is most probable data? 10। सर 8 to 10। 8 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2। नो सर, मैंने बोला 8 to 10। 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 8 to 10 मतलब ऑन एन एवरेज, वो देखोगे आपकी जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है। यहाँ हमने एग्जैक्टली डेटा ले लिया है, तो एग्जैक्टली डेटा ले लिया तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो डेटा है वो कौन सा है आपका? 10 मोस्ट प्रोबेबल डेटा है। समझ गए? सर तो अगर इस रूम में Yes, sir. गैसेस हैं, गैस के एटम्स हैं, किसी की स्पीड 5 मीटर है, किसी की 4 है, किसी की 8 मीटर पर सेकंड, किसी की 10 एक्सेट्रा, ऐसा, तो इस रूम में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कौन सी वाली हुई? 10 वाली हुई। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, सबको सम करोगे, जितने हैं उससे डिवाइड कर दो तो एवरेज हो गया। और आरएमएस के लिए क्या करोगे, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ऐसा करते गए, होल डिवाइडेड बाय जितने टर्म है सबसे डिवाइड किया और फिर पूरे का रूट निकाल दिए, तो वो कौन सा टर्म बनता है आपका? आरएमएस स्पीड वाला टर्म बनता है। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? अब इसमें अगर हम तीनों को कंपेयर करें, सेम टेम्परेचर और सेम नेचर ऑफ गैस के लिए, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट। अगर मैं टेम्परेचर को सेम ले लूं, तो एट सेम टेम्परेचर एंड सेम गैस, सेम टेम्परेचर ले लिए मतलब T की वैल्यू सेम ले लिए, और सेम गैस ले लिए मतलब मॉलिक्यूलर मास आपने सेम ले लिए। तो इन तीनों स्पीड में सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड होती है? तीनों स्पीड में सबसे ज्यादा कौन सी? आप T और M को कांस्टेंट कर लो, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास को अगर आप कांस्टेंट करते हो तो तीनों स्पीड में सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होती है? Sir, average. देख यहाँ पे 3 है, RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास सब में एक जैसा, यहाँ पे 3 फैक्टर, यहाँ पे 8 अपॉन पाई, और यहाँ पे कौन सा है? 2 है। तो सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू है यहाँ पे? आरएमएस। RMS. उसके बाद किसका नंबर आएगा? Most probable. एवरेज। 8 अपॉन पाई, भाई पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 8 को 3.14 से डिवाइड करोगे ना तो 2 से ज्यादा आएगा। Okay, sir. Average आएगा फिर। हाँ, फिर एवरेज और फिर मोस्ट प्रोबेबल। तो इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पे इस कंडीशन में आरएमएस स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और सबसे अच्छा तरीका ये हो गया आपको याद रखने के लिए, रैम या राम जो भी आपको बोलना है, क्योंकि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, रूट मीन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एवरेज इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल एट सेम टेम्परेचर एंड सेम नेचर ऑफ गैस के लिए। RMS speed is greatest and then average speed and then most probable speed। समझ गए? Yes. क्लियर हो गया? कोई डाउट इस पे? No, sir. नहीं, ओके। एक्चुअल में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कम होते, बहुत ज्यादा नहीं होते, ऐसे वेरिएशन ज्यादा होता बाकी में। तो आरएमएस स्पीड सबसे ग्रेटेस्ट होती, फिर एवरेज होती। अब कैलकुलेशन देखते हैं हम क्वेश्चंस पे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Yes, sir.
Now this is page number 4. देखो अभी पेज नंबर 4 पे अभी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पे फाइंड RMS स्पीड ऑफ हीलियम गैस at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीलियम गैस at 27 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन O2 गैस at 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे गिवन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम पर मोल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये गिवन है, बट गिवन नहीं भी होगा तो भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो आरएमएस स्पीड निकालना भाई हीलियम गैस की, कैसे निकालेंगे अपन? अभी फार्मूला क्या है, कौन सा फार्मूला लगाओगे बताओ जल्दी से, कौन सा फार्मूला लगाओगे? सर आरएमएस का। हाँ, कितने सारे फार्मूले पढ़े अपन ने? सर 3 into RT by M naught। क्या? 3 into RT by M naught। हाँ, 3 into RT by M naught। या 3 kBT अपॉन स्मॉल m, बट स्मॉल m पता नहीं है, यहाँ पे यूज नहीं करना। प्रेशर अपॉन डेंसिटी वो भी पता नहीं है, वो भी यूज नहीं करना। जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं हम, इट इज 3 into 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर हियर? टेम्परेचर कितना लेना बताओ जरा। 200 केल्विन। 27 नहीं लेंगे क्या? नो सर, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे पहले। हाँ, जब भी PV इक्वल्स टू nRT, R के साथ में T आ रहा है तो आपको टेम्परेचर हमेशा केल्विन वाला लेना। देखो अगर RT फैक्टर आया तो केल्विन में चाहिए, R इंटू डेल्टा T है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिग्री वाला चेंज लिखो चाहे केल्विन वाला लिखो। यहाँ पे जो चेंज है वो डिग्री में भी उतना ही होता है, केल्विन में भी उतना ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ ये अकेला है, इसका मतलब यहाँ पे आपको किसके साथ में लिखना पड़ेगा? सिर्फ केल्विन में ही लिखना, नहीं तो आंसर गलत होंगे। तो ये हो गया यहाँ पे आपका 300 केल्विन। ठीक है, अब क्या बच रहा है यहाँ पे आगे? मास, मॉलिक्यूलर मास बोलो जरा कितना आएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना लिखोगे? सर दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ हम पहले आरएमएस स्पीड हीलियम की निकाल रहे हैं, अभी अलग अलग निकालेंगे ना, पहले उससे निकाल। ये किस निकाल रहे हैं? अपन हीलियम गैस के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड हो गया यहाँ पे तुम्हारा इसके लिए, और हीलियम गैस के लिए हो गया फर्स्ट। हाँ, अभी हीलियम के लिए कितना लिखोगे? सर 4। 4। अभी देखो जो डेटा आपने लिखा है वो पूरा की पूरा कैसा है आपका डेटा? पूरा की पूरा डेटा आपका एसआई सिस्टम पे है। ये 4 ग्राम पर मोल ये एसआई सिस्टम पे है क्या? तो नो सर। ये एक कॉमन मिस्टेक होती है, ये कॉमन मिस्टेक होती है। यहाँ पे इट इज 4 into 10 to the power -3 kg पर मोल, ये लिखना भाई, ये कॉमन मिस्टेक होती है ना, ये कॉमन मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये ध्यान रखना आगे से, इसलिए मैंने ऐसा लिया। ये देखो ये केल्विन से केल्विन कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ जूल पर केजी, और रूट के अंदर जूल पर केजी है, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर अब मीटर पर सेकंड में आएगा। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे देन योर आंसर इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना आ रहा बताओ जरा कैलकुलेटर से करके, मैं इसको लिख देता हूं। फिर दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फार्मूला फिर से यही ले रहे हैं हम, 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, फिर से ये उतना ही है, 3 into 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन into 300 केल्विन डिवाइडेड बाय it is 32 10 to the power -3 kg per mole. So again मोल से ये मोल कट जाएगा, केजी सॉरी केजी नहीं कटेगा,
केल्विन से केल्विन कट जाएगा। इसका भी बताओ आंसर कितना कितना आया दोनों का। हेलो बताओ जल्दी से। हीलियम का कितना आया आंसर? अरे निकाले क्या, इतना टाइम लग रहा है क्या? कैलकुलेटर का यूज करो ना, फटाफट बताओ। चलो मैं कर लेता हूँ। हाँ यस सर, कर लो। मैं कर लूँ। यस सर। वन 1367.7 मीटर पर सेकेंड। हाँ पॉइंट में है वंस। और दूसरा जो कैलकुलेशन है, दूसरा कितना है? 3 into 8.314 into 300 into 1000 divided by 32, get it close, 483.5। देखो ये है आरएमएस स्पीड। देखो टेम्परेचर सेम है, 27 पे ऑक्सीजन की और 27 डिग्री सेल्सियस पे हीलियम की, लेकिन जो आरएमएस स्पीड है हीलियम गैस की वो कितनी है? 1367.7 मीटर पर सेकेंड, जबकि ऑक्सीजन की उसी टेम्परेचर पे कितनी है? 483.5 मीटर पर सेकेंड। कम है ना, 1/3 है लगभग लगभग, 1/3 है ना ये स्पीड। ठीक है 1/3 स्पीड है लगभग लगभग। तो जो आरएमएस स्पीड होती है वो गैस के नेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे अलग अलग गैस की आरएमएस स्पीड अलग अलग होती है। मतलब इस रूम में जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट, ठीक है, जो भी जितनी भी गैसेस हैं यहाँ पे सभी की जो आरएमएस स्पीड है वो कैसी है? अलग अलग है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो कोई डाउट है क्या? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये समझ गए? कोई डाउट है तो बोलो। अगले पेज पे, पेज नंबर 5। Now this is page number 5. Energy of ideal gas. एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस के बारे में अपन ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किए थे थोड़ा सा। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आता। सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है बताओ जल्दी से। आइडियल गैस में कौन सा टर्म नहीं आता है? हेलो, यहाँ पे मान लो मैंने आइडियल गैस लिया है, तो आइडियल गैस में सिंस इंटर molecular force is absent, therefore potential energy कितनी रहेगी? potential energy is 0। आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म 0 है। so therefore energy of ideal gas is only kinetic energy।
तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे होगी। तो जो एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लिख दोगे? हाफ ऑफ तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, यहाँ पर जो गैस अपन ने लिए यहाँ पे, तो यहाँ पर की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आएगी? तो टोटल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर के बराबर अपन लिख देंगे, जहां पे कैपिटल M इज मास ऑफ गैस। ठीक है, अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज स्मॉल m इंटू n के टर्म पे भी लिख सकते हो, और नंबर ऑफ मोल n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। सो ये टोटल एनर्जी है गैस की। टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस विल बी गिवन बाय हाफ ऑफ m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। लेकिन इसको हमको रिप्लेस करना कुछ और तरीके से सोचते हैं। यहाँ पे मान लो गैस का प्रेशर P है, गैस का वॉल्यूम भी है, और गैस का टेम्परेचर T है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना वीआरएमएस स्पीड के बारे में। वीआरएमएस स्पीड का फार्मूला क्या है? 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर लिखे थे अपन ने। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सिंस प्रेशर ऑफ गैस विल बी 1/3 इंटू m इंटू VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इस फार्मूले में m इंटू VRMS स्क्वायर इज 3 टाइम्स PV के बराबर बचेगा। तो ये फार्मूला आपका रिड्यूस हो जाएगा, इट इज 3/2 इंटू PV से। सो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस विल बी गिवन बाय 3/2 PV। और PV किसके इक्वल होता है आइडियल गैस के लिए? आपका nRT के इक्वल होता है। होता है कि नहीं होता है? हेलो, यस तो इसको और क्या लिख सकते हो अपन? फाइनल फार्मूला और क्या लिखा जा सकता है? ये फार्मूला आपका और रिड्यूस हो जाएगा। ये टर्म हमने पढ़ा भाई, प्रेशर ऑफ गैस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और ये जो है ना 3PV इट इज इक्वल्स टू 3 nRT। तो दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज 3/2 इंटू nRT आप लिख सकते हो। तो 3/2 nRT भी लिखा जा सकता है, और इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो इट इज 3 टाइम्स nRT, और इसको आप 3 टाइम्स n इंटू kVT के फॉर्म पे भी लिख सकते हो। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल है और r गैस कांस्टेंट है, तो इसको आप n kVT के फॉर्म पे लिख सकते हो। याद आया? हेलो, अरे याद आया कि नहीं? तो ये फार्मूला आपका और रिड्यूस हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी ऑफ गैस विल बी गिवन बाय, आपके पास फार्मूला आ गया m इंटू VRMS स्क्वायर, या फिर 3/2 PV, या फिर 3/2 nRT, या 3/2 n इंटू kVT। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ये टोटल एनर्जी है बेटा आइडियल गैस की, जिस कंटेनर में वो रखी हुई है। मान लो कितने मोल है यहाँ पे n, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं? स्मॉल n। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। अगर हम एवरेज वैल्यू ले लें कि भाई एक एटम की टोटल एनर्जी कितनी है, या एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है ना, तो एक एटम की एवरेज एनर्जी निकालने के लिए ये तो टोटल है, n से डिवाइड कर दो। n से डिवाइड कर दोगे तो फिर एवरेज एनर्जी वाला पार्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज गिवन बाय दिस, और पर एटम कितनी है टोटल एनर्जी, या पर मोल कितनी होती है, तो पर मोल निकालने के लिए आपको ये स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, और पर एटम निकालने के लिए आपको कैपिटल N से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन बहुत आसान है, बता रहा हूँ मैं भी। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये समझ गए कि नहीं? कोई डाउट है? बोलो सर मतलब क्या बेटा? हेलो, टोटल एनर्जी से बताना एक बार फिर से, टोटल एनर्जी से एक बार फिर से बताना। देख, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी आइडियल गैस में। समझ गया?
हाँ, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो जो एनर्जी है, अब देखो हम एनर्जी यहाँ पे क्योंकि रैंडम मोशन है तो हम एनर्जी अगर लिख रहे हैं आइडियल गैस की तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखोगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। तो जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी है। समझ गया? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? तो अगर गैस का मास m है और इनकी आरएमएस स्पीड Vrms है तो टोटल एनर्जी डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/2। भाई काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा दिया एक प्रकार से आपने, हाफ ऑफ कैपिटल M इंटू Vrms स्क्वायर। ठीक है, समझ सर, गए? हाँ सर बोलो। इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसेट है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता तो फिर कैसे आता फॉर्मूला? तो रहेगा, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, वो रियल गैसेस के लिए, और रियल गैसेस का डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सिर्फ आइडियल गैसेस का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक तो है, सर हमें क्वेश्चंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट है यही मानना पड़ेगा? आइडियल गैस वर्ड बोला तो फिर यही लेके चलना है ना। और सिलेबस में हमारा आइडियल गैस का ही डिस्कशन है, रियल गैसेस का डिस्कशन नहीं है, वो हायर स्टडीज पे होता है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, समझ गए? हेलो, सर वो टोटल एनर्जी से बताओ, वो 3/2 पीवी वो कहाँ से आया? अच्छा वो 1/2 m भी RMS स्क्वायर, समझ गए? हाँ सर वो समझ गया, 3/2 पीवी। उसके नीचे देख इक्वेशन लिखा हूं, प्रेशर की इक्वेशन क्या पढ़े थे अपन ने? हाँ, काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा तो यही फार्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी बोलो या टोटल एनर्जी बोलो आइडियल गैस की, यही फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, यस सर। देख सर MV 3/2 RMS पीवी स्क्वायर। कहाँ से आया? हाँ वही बता रहा हूँ, नीचे देख प्रेशर की इक्वेशन क्या होती है, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m इंटू Vrms स्क्वायर अपॉन कैपिटल V। ठीक है, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। अभी 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू पी बन गया, तो m इंटू Vrms स्क्वायर किसके बराबर आ गया तुम्हारा? 3 टाइम्स V ना। हाँ सर हो गया। पीवी को क्या लिख सकते हो? एनआरटी। हाँ सर समझ गया। अभी समझ गए? और एनआरटी को तुम एन केबीटी भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी समझ गए? आयुष कुछ बोल रहे हो क्या? तो जिस रूम में हम बैठे हैं, जैसे इस रूम में कितनी टोटल एनर्जी है अगर ये हमें निकालना है, तो सुटेबल फार्मूला इज 3/2 पीवी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम का वॉल्यूम आप बहुत आसानी से बता सकते हो। 3/2 एनआरटी, जैसे यहाँ पे कितने मोल इस कंटेनर के अंदर और टेम्परेचर कितना है, तो ये आसानी से आप ये लगा सकते हो। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल पता है तो आप 3/2 एन केबीटी वाला लगा सकते हो। तो जो फार्मूला सुटेबल होगा वैसा हमको सोचना पड़ता है कैलकुलेशन करते टाइम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अभी हम एवरेज एनर्जी की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। तो दिस इज पेज नंबर 6। क्या फार्मूला है हमारे पास में? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज, सर ये वाला चैप्टर तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में दिया नहीं है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सर, पार्ट 1 में नहीं है। पार्ट 2 में है ये, पार्ट 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। 3/2 पीवी लिखो या 3/2 एनआरटी लिखो या 3/2 एन केवीटी लिखो, एक ही बात है ना, टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। चलो अभी हम देखते हैं एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी का कैलकुलेशन। सो एवरेज एनर्जी पर मोल, एवरेज एनर्जी पर मोल अगर चाहिए हमको तो कैसे लिखोगे? एवरेज एनर्जी पर मोल,
एवरेज एनर्जी पर मोल मतलब ये नंबर ऑफ मोल वाला ये टर्म था, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, तो फार्मूला किसके बराबर आ गया, 3/2 RT के बराबर आया ना। एवरेज एनर्जी पर मोल अगर देख रहे हो तो 3/2 RT आया कि नहीं? यस सर। हाँ, और एवरेज एनर्जी पर एटम अगर हम देखें, एवरेज एनर्जी पर एटम, एवरेज एनर्जी पर एटम अगर देखोगे तो टोटल एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दोगे एंड इट इज 3/2 kVT। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। टोटल एनर्जी, टोटल मास, आरएमएस स्पीड या फिर पीवी, 3/2 पीवी या 3/2 एनआरटी। एन मतलब नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स के से रिलेटेड हो गया, नंबर ऑफ मोल है ये। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी आ गया यहाँ पे, एन केवीटी है ना। यहाँ पे आपका मास और मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर आ रहा है, लेकिन ये जो 3/2 RT है या 3/2 kVT है, इस पे गैस का नेचर आ रहा है क्या? गैस का नेचर आ रहा है क्या? टोटल एनर्जी पे गैस का नेचर है ना? हेलो, टोटल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस, यस और नो? हेलो, यस सर। लेकिन जो एवरेज एनर्जी पर मोल या एवरेज एनर्जी पर एटम है, ये क्या गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है? हेलो, गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो। नो सर। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। हाँ, सिर्फ टेम्परेचर पे। मतलब अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो एवरेज एनर्जी पर एटम या पर मोल ऑफ ऑल गैसेस आर सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे आ रही है नोट पे, टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड इट्स टेम्परेचर, नेचर ऑफ gas and its temperature, but average energy of gas is depends only on temperature and it is independent of nature of gas. It is independent of नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर। टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, मतलब मास तो आ ही रहा वहां पे, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है एवरेज एनर्जी पर मोल या एवरेज एनर्जी पर एटम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड मास ऑफ गैस। सिर्फ टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी होगी। मतलब अगर हम इस रूम की बात करें, यहाँ पे आप जिस रूम पे बैठे हो, मैं यहाँ पे जहां पर से मैं एक क्लास ले रहा हूँ, इस रूम में जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज टोटल एनर्जी पर मोल या पर एटम की हम बात करें तो सभी गैस की एक जैसी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सबका कैसा है, सेम। समझ गए कि नहीं? लेकिन हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की टोटल एनर्जी अलग होगी, ठीक है, फिर नाइट्रोजन की अलग होगी, हीलियम की अलग होगी। समझ गए कि नहीं? ओवरऑल एनर्जी अलग आएगी, लेकिन जो एवरेज एनर्जी है वो सभी गैसेस के लिए कैसी होती है, सेम होती है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैसेस। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया स्टेटमेंट की नहीं? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं स्टेटमेंट? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर एवरेज एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं करेगी ना? नहीं, मास पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। 3/2 RT आया ना, या 3/2 kVT है। 3/2 RT मतलब मोल के लिए, पर मोल के लिए, और 3/2 kVT मतलब पर एटम के लिए। समझ गए? एक एटम की अगर आपको एवरेज एनर्जी चाहिए एक मॉलिक्यूल की, तो कितनी आएगी? 3/2 kVT है आइडियल गैस के लिए, और पर मोल के लिए अगर आपको चाहिए तो वो 3/2 RT आएगा। समझ गया?
यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? देन आते पेज नंबर 7 पे, एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। Now this is page number 7। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में कुछ गैसेस भरी हुई हैं, है ना। इस कंटेनर के अंदर N1 इज 2 मोल हीलियम है, N2 इट इज 4 मोल ऑक्सीजन है, एंड 8 मोल नाइट्रोजन गैस है। और जो टेम्परेचर है यहाँ पर का, इट इज 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। ठीक है, कितने मोल हीलियम? 2 मोल हीलियम, 4 मोल ऑक्सीजन, 8 मोल नाइट्रोजन, और टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इस कंटेनर के अंदर गैस की टोटल एनर्जी आपको बताना तो कितनी होगी? टोटल एनर्जी ऑफ गैस इन दिस कंटेनर कितनी आएगी बताओ जरा। सो टोटल एनर्जी किसके बराबर जाएगी यहाँ पे? टोटल एनर्जी E, दैट इज ऑफ हीलियम प्लस टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस टोटल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। सो हीलियम के लिए फार्मूला क्या आएगा? इट इज 3/2 into 2 RT प्लस इट इज 3/2 4 RT प्लस 3/2 8 RT। ओवरऑल देखोगे तो 2 और 4 6 और 8 14, तो इट इज 3/2 into 14 RT, it is 3/2 into 14, 8.314, temperature is 300 Kelvin and the final answer will be in Joule। तो ये इसकी टोटल एनर्जी है यहाँ पे। और अगर मैं ये बोलूं कि एवरेज एनर्जी कितनी है, एवरेज एनर्जी सभी की अलग अलग है कि एक जैसी है? अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो हीलियम की टोटल एनर्जी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, नाइट्रोजन की अलग है, इवन सेम नंबर ऑफ मोल भी रहते तो भी अलग अलग आती टोटल एनर्जी। लेकिन हम एवरेज एनर्जी की अगर हम बात करें तो, बट मैं अगर यहाँ पे बात करूं एवरेज एनर्जी पर मोल, एवरेज एनर्जी पर मोल, तो एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ नाइट्रोजन। इट इज सेम एंड इट इज इक्वल्स टू 3/2 kV RT। इट इज 3/2 R, टेम्परेचर इज 300, जूल में आंसर आएगा 8। R की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो दिस विल बी 3/2 into 8.314 into 300 जूल। तो ये एवरेज एनर्जी पर मोल है। ऐसे एवरेज एनर्जी पर एटम देखोगे तो भी ये तीनों गैस के लिए कैसी है? सेम है। तो सेम टेम्परेचर पे जो एवरेज एनर्जी होती है पर मोल या पर एटम, ये वैल्यू सेम होती है। ठीक है, समझ गए? होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस पे और अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब की जो एवरेज एनर्जी है, चाहे पर मोल ले लें अपन या पर एटम ले लें, वो सेम आएगा। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी इतना? कोई डाउट? हाँ बोलो सर, अगर सबके मोल एक जैसे रहे तो टोटल एनर्जी सेम आएगी? क्या क्या क्या? सर सबके मोल 1 कर दिए तो सबकी एनर्जी एक जैसे आएंगे ना? नहीं, तब भी 1 मोल कर दें अपन। हाँ, तो 1 Yes. मोल के लिए तो एक जैसी आएगी ना। 1 मोल मतलब तुम एवरेज की बात कर रहे हो वहां पे। 1 मोल मतलब एवरेज की तो बात होगी ना पर मोल। सर मैं तो 4 कर दिया सबके, तो भी एक जैसे आएंगे क्या? 4 मोल देख, अगर हम इक्वल अमाउंट ले रहे हैं तो हम बात एवरेज की ही कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इक्वल अमाउंट में है तो वो तो
सबकी एक जैसी पड़ेगी फिर फार्मूले में 3/2 × 4 × RT मोल को लेके कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो एवरेज वाला फैक्टर हमेशा इक्वल रहता है, लेकिन नॉन एवरेज वाला जो फैक्टर है वो इक्वल नहीं होता है। अभी समझ गए? हेलो, यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। देख, अगर नेचर में भी सभी गैसेस एक जैसी होती है ना, मतलब सबके इक्वल इक्वल अमाउंट होते, तो हमको ये कहानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना टोटल और एवरेज निकालने की, वो तो सबके लिए कॉमन फैक्टर लेके चलते भाई सभी गैसेस इक्वल इक्वल अमाउंट में। बट नेचर में ऐसा है क्या? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर बाकी जो गैसेस हैं, तो इसीलिए हमको ये सारे टर्म्स डिफाइन करने पड़ रहे हैं अलग अलग यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो अभी जो सराउंडिंग एयर है हमारे आसपास की, उसमें जो एवरेज एनर्जी है, चाहे पर मोल ले लें चाहे पर एटम ले लें, सभी गैस के एटम की एक जैसी है, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन कौन सी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? टोटल एनर्जी, वो जरूर मास पे और अमाउंट पे डिपेंड करेंगी, है ना, और टेम्परेचर पे तो डिपेंडेंसी है ही उसके। ठीक है, क्लियर हो गया ये? कोई डाउट? नो सर।